जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम आय वाले देश जो अधिक ऋणभार से ग्रस्त है को अधिक सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA द्वारा निर्धनता न्यूनीकरण तथा समृद्धि सुरक्षा पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी PRGF स्थापित की गई है। तो नहीं, ये गलत होगा। IMF संस्थान के कार्यक्रम के आंशिक रूप में सिंगापुर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान STI एक ऐसा संस्थान है जो समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण और नीति से संबंध विषयों पर प्रशिक्षण देता है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM में दोनों राजकोषीय तथा राजस्व घाटों से संबंधित है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम ये दोनों ही राजकोषीय तथा राजस्व घाटों से संबंधित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो सकल घरेलू GDP में अगर हम देखें तो सेवा का सबसे ज़्यादा योगदान है, सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योग का, और सबसे कम जो है वो कृषि का है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। GDP जो होती है सकल घरेलू उत्पाद, एक देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष की अवधि में अपनी घरेलू सीमा में ही उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका जो योग होता है उसे GDP कहलाता है। वो सहभागिता नोट PNS यानी कि पार्टनरशिप नोट्स, सहभागिता यानी पार्टनरशिप और नोट यानी नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। सहभागिता नोट 1992 से पहले जो विदेशी निवेशक थे वो चाहकर भी भारत के जो शेयर थे शेयर बाजार में प्रतिभूतियों को नहीं खरीद सकते थे, और इस समस्या को हल करने के लिए भारत ने PN या फिर पार्टिसिपेटरी जो नोट्स होता है उसका जन्म हुआ था भारत में। और भारत में कार्य करने वाले जो शेयर दलाल होते थे वो विदेशी निवेशकों की ओर से निवेश करते थे, और लाभ और जो हानि होती थी वो निवेशकों में वितरण हो जाता था। और 1992 के बाद अगर हम देखें तो सेबी 1992 के बाद सेबी सुरक्षा जो विनिमय बोर्ड है उसने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने का अधिकार दिया था 1992 के बाद। और 1992 से पहले जो होता था वो पार्टिसिपेटरी नोट्स, तो ये विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सम्मिलित है? वर्तमान मूल्य 37,000 रुपये, ये 2008 में आया हुआ था कि उस वक्त GDP प्रति व्यक्ति 37,000 रुपये थी, और चावल जो थे 180 मिलियन टन थे। तो अगर हम देखें 2007-08 में चावल 96.69 मिलियन टन था, तो ये गलत था उस वक्त, और गेहूँ 75 मिलियन टन था। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही था उस वक्त। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं। तो 60 नहीं, 65 वर्ष, तो ये गलत होगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रतिभोगी को केंद्रीय सहायता प्रतिमाह 300 रुपये की दर से दी है। इस योजना में राज्यों से भी समान राशि देने के लिए आग्रह किया गया है। तो इसमें न तो एक है न दो है, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा सही होगा। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है वो 19 नवंबर 2007 को जितने भी सारे वरिष्ठ जो नागरिक हैं जिनकी उम्र 65 साल या उनसे अधिक है उन्हें पेंशन, वो सब पेंशन के हकदार है, तो उनके लिए ये चालू की गई थी ये योजना। तो ये ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर और प्रतिभूति लेन देन कर, ये तीनों ही जो है प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अविस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है कि यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है? अविस्फीति यानी कि गिरावट। तो यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत
गिरावट है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो SDR जो होती है उसको कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में थोक कीमत सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। तो ये गलत होगा, क्योंकि जो WPI है वो सप्ताह पर बनता है, प्रति सप्ताह बनता है। तो मासिक मतलब महीने के आधार पर उपलब्ध नहीं है, हर सप्ताह बनता है ये। तो ये गलत होगा। और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPIIW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये पद और सर्वोपयुक्त वर्णन। मेल्टडाउन यानी स्टॉक कीमतों की गिरावट, मंदी रिसेशन यानी समृद्धि की दर में गिरावट, स्लो डाउन यानी सकल घरेलू उत्पादन की गिरावट। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा 2 और 3, मंदी वाला और स्लो डाउन, ये सही होगा। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम आ सकते हैं? तो इसमें आ सकता है कि अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जो शेयर है उनको बेचना। तो ये दोनों ही राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों में काम आ सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद GDP में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। तो इसमें ऑप्शन जो 2 है सही हो। उस साल करंट अफेयर्स के हिसाब से होगा ये। तो इसमें दूसरा सही था। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैल्यू एडेड टैक्स की नहीं है? कि वह मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय और राज्य सरकारें इसके सफल कार्यान्वयन के लिए केवल एक सुविधा करता है। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का विषय हो, और जो केंद्र सरकार है वो इसके सफल क्रियान्वयन के लिए एक सूत्रधार या सुविधा करता है। तो इसमें जो ये वैल्यू एडेड टैक्स की ये विशेषता नहीं है। इसके अलावा देखें तो यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित एक प्रणाली है, कर प्रणाली है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगाया गया कर है। यह वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम चरण पर लगाया गया एक कर है और अंततः उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझा है? तो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। सरकारी कार्य संचालन में और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व जमा होते हैं। तो भारत की समेकित जो कोष है उसमें जमा होते हैं केंद्र सरकार के जितने भी जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो सब। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछले 5 वर्षों में GDP की वृद्धि लगातार बढ़ी है। पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगातार बढ़ी है। तो शायद उस वक्त नहीं बढ़ी होगी। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत है। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो अगर वाणिज्य जो बैंक है उनकी जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों के लिए जो
ऋण सबसे ज़्यादा देते हैं तो वाणिज्य बैंक देते हैं, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। जो व्यक्ति या व्यवसाय होते हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित जो बैंक होते हैं उन्हें हम वाणिज्य बैंक कहते हैं। और सहकारी बैंक एक ऐसा बैंक होता है, अगर हम सहकारी बैंक की बात करें तो ऐसा बैंक होता है जो किसानों, ग्रामीण उद्योगों और जो शहरी क्षेत्रों के जो व्यापार और उद्योग होते हैं उनको सीमित सीमा तक वित्त पोषण प्रदान करता है। एक सीमित सीमा तक ही करता है, वो सहकारी बैंक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। विनियोजन यानी कि धन विधेयक, विनियोजन विधेयक यानी धन विधेयक। जब धन विधेयक पारित हो जाता है उसके बाद ही भारत की जो संचित नीति है वहाँ से मुद्रा निकाल सकते हैं। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श भी देता है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए, तो ऑप्शन ए होगा सही होगा। घाटे की वित्त व्यवस्था आय और व्यय का अंतर बताती है। जो घाटे की वित्त व्यवस्था आय और व्यय जो करते हम उसका अंतर बताती है। घाटे की वित्त ये दर्शाता है कि सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में सरकार का खर्च आमदनी से ज़्यादा है, तो ये आर्थिक विकास के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से? अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि, लघु यानी कि माइक्रो एवं छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग यानी कि चारों के उपयोग सभी होगा इसमें। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित नीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? तो जो भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित नीति में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर सम्मिलित है, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, अगर अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय देख रहे हैं तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? पूंजीगत लेखा की रचना करते वो है विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश, तो तीनों करते हैं, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। जो शेयर और बॉन्ड का खरीदना जो होता है वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। शेयर और बॉन्ड का खरीदना पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है, तो इसमें जो बी होगा सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। खुला बाजार प्रचलन जो है जो रिजर्व बैंक की एक कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्रतर, धारणीय तथा ज़्यादा समावेशी विकास ही था। 12वीं पंचवर्षीय योजना हम देखें 2012 से 2017। सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देता है। पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। इनका उपयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो बैंक कार्य के संबंध में इनका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ी। बाजार मूल्य पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा, तो इसमें जो ऑप्शन बी था सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है और अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो जिसमें सी होगा वो सही होगा। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। जो भीम ऐप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को ये लागू किया गया था और इस ऐप में प्रमाणीकरण के 3 घटक होते हैं। भीम ऐप का उपयोग करने के लिए एक डिवाइस, मोबाइल नंबर, किसी बैंक का खाता नंबर से लिंक होना तथा जो निजी पैन है जो कि 4 या 6 अंक का होता है होना अनिवार्य होता है। और जो भीम ऐप है वो बिना इंटरनेट के भी काम करता है। तो जिस इसमें ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वो भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। और वर्ष 2008 में स्थापित इस संस्था का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और 15 अक्टूबर 2009 को यह संस्था भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र तथा राज्यों को मिलाकर ऋण GDP का अनुपात 60% रखा जाएगा जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% हो। तो ये सही है। और भारत के संविधान के अनुसार यदि राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं है तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। तो ये सही होगा। तो जो ऑप्शन सी होगा सही होगा। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। उपयुक्त मदों में से कौन सा GST वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो छिलका उतरे हुए जो अनाज है उन्हें, मुर्गी के अंडे पकाए हुए और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है? नहीं। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी तत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो डी होगा सही होगा, न तो 1 नहीं 2। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो वो है उच्च पूंजी और उत्पाद अनुपात। यदि किसी राष्ट्र का तकनीकी विकास निम्न स्तर का है तथा कौशल क्षमता जो है कमजोर, तो ऐसी स्थिति में वह आर्थिक विकास निम्नगामी होगा, चाहे वहाँ पर मौद्रिक जो बचत है कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और जिस देश में जो पूंजी उत्पाद अनुपात ऊंचा है वहाँ पर आर्थिक जो विकास होगा कम होगा। और अगर उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है
तो वहाँ पर जो आर्थिक विकास है वो कम होगा, और अगर कम पूंजी उत्पादन अनुपात है, कम है, तो वहाँ पर जो आर्थिक विकास है वो उच्च होगा। तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा। भारत में किसी वाणिज्य बैंक को परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जो वाणिज्य बैंक है उसमें अग्रिम है, निवेश है, लेकिन जो जमा है वो शामिल नहीं है। तो जो बी होगा वो गलत होगा। इसमें अग्रिम होता है वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में, निवेश होता है मांग, अल्प सूचना मुद्रा, तरलता, लाभप्रदता, केंद्रीय बैंक में नकद, जमा प्रमाण पत्र, ऋण, विशेष जमा, तो ये सब होता है, लेकिन जमा जो होता है वो उसमें शामिल नहीं होता है। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन कारकों का योगदान है? तो अगर मुद्रा संकट के जोखिम को कम करना है तो भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन और विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का योगदान है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनके अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है? तो नहीं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। तो ये सही है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। तो इसमें जो बी होगा वो सही होगा। अगर हम देखें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक जो बोर्ड है उसका गठन अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया था, और ये पहला नियामक निकाय नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो जैसे कि सेबी जो नियामक बोर्ड है 1981 में ही उसका गठन हो गया था, और फिर बीमा विनिमय या विकास प्राधिकरण उसका 1999 में हो गया था, और एक और है भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिकरण, उसका 1997 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो ये पहला नहीं है, ये 2006 के अधिनियम के द्वारा इसकी जो है इसका गठन हुआ था। तो इसमें जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप से जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में ही भंडारित किए जाए। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। इसमें भारत में फर्म की ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? तो ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, और यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, ब्याज व्याप्ति अनुपात। तो जो इसमें ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है इसमें। तो वाणिज्य पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है ये वाणिज्य पत्र, तो ये सही होगा। और एक कि शीघ्रावधि द्रव्य अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? तो परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोष बिल। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो लोगों की बैंकिंग आदतों में अगर वृद्धि होगी तो मुद्रा गुणक में भी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो अगर हम देखें तो विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, और उच्च क्रय शक्ति। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है? तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय करने में वृद्धि करना।
अगर आर्थिक मंदी है तो उस वक्त सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है? तो अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। तो तीनों से, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। तो आज हमने अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।